Assalamu alaikum and welcome to CSP's revision class series. Myself Jim Pitafi. आज हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि CSS 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डोमेन्स को भी हम देखेंगे और पर्टिकुलरली हम रिलेट करेंगे कि अपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है और पेपर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इंक्लूडिंग पेपर 1 एंड पेपर 2 जिसको आप डिस्कस करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग अगर हम ब्रीफ सा एक सिलेबस की बात कर दी जाए तो आपको पता चलेगा कि जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है वो 200 मार्क्स का होता है और उसमें पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसमें आपकी वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, मुस्लिम पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम और नेशन स्टेट सिस्टम, एंड देन कम सर्टेन कंसेप्ट्स like justice, law, order, these all things, and फिर comparative and developmental politics के कुछ topics आते हैं, फिर कुछ ideologies आती हैं जिनको डिस्कस किया जाता है और फिर local self government। इसी तरीके से पेपर 2 के अंदर जो है वो political systems का ज़्यादा जिक्र होता है जिसमें developed political system जैसे USA, UK, फ्रांस, जर्मनी एंड developing political system जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, टर्की, ईरान, चाइना ये आते हैं। और इसके साथ साथ थोड़ा सा पोर्शन पाकिस्तान अफेयर का आता है यानी प्री पार्टीशन एंड पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री जो है उसका आता है और फिर थोड़ा सा करंट अफेयर के बारे में चीज़ें आती हैं। जो है इंटरनेशनल रिलेशंस का कोई टॉपिक आता है जिसमें पोस्ट वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 की जो सिचुएशन है और फॉरेन पॉलिसी है इसके बारे में चीज़ें डिस्कस होती हैं। ये एक ब्रीफ सा सिलेबस है जिसको मैंने अभी बताया। हम एक एक करके जो इम्पोर्टेंट डोमेन्स हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि जब भी अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है तो कौन सी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। और ये हम शुरू करेंगे स्टार्टिंग से वेस्टर्न फिलॉसफी से। बट बिफोर डिस्कसिंग पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ चीज़ें ऐसी बेसिक्स हैं जिनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको समझे बगैर पॉलिटिकल साइंस की कंसेप्चुअल क्लैरिटी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो क्या चीज़ें हैं जिसको आप देखने की ज़रूरत है, वो तो सबसे पहले आपने या किसी को भी समझने की ज़रूरत है वो ये है कि व्हाट डज मीन बाय पॉलिटिकल साइंस। और जो पॉलिटिकल साइंस की इम्पॉर्टेंट डिबेट है वो डिबेट किसके बारे में है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस की जब बात करते हैं इसके बाद पॉलिटिक्स भी आती है और पॉलिटिकल साइंस भी। पॉलिटिक्स एक एक्टिविटी का नाम है और पॉलिटिकल साइंस तो पूरी डिसिप्लिन है जिसको साइंटिफिकली पढ़ा जाता है। बट व्हाट डज मीन बाय पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स की कोई भी या पॉलिटिकल साइंस की कोई भी सिंगल डेफिनेशन नहीं है। देयर आर मल्टीपल डेफिनेशंस। लाइक पॉलिटिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ पावर, and when it comes to power means how to achieve power, how to preserve power, how to maintain power, how to exercise power, यानी it is related to power। और पॉलिटिक्स से जो दूसरी डिबेट आती है दैट इज अबाउट स्टेट, कि इट इज द स्टडी ऑफ स्टेट। व्हाट डज मीन बाय स्टेट? स्टेट मीन्स के द ओरिजिन ऑफ स्टेट, द पर्पस ऑफ स्टेट, द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट, इसको भी पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स कहा जाता है। तीसरी डिबेट आती है इसके बारे में, इट इज द स्टडी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हम इसकी जो डेफिनेशन है वो दें और देन इसको हम देते हैं इट इज स्टडी ऑफ कोऑपरेशन, इसकी भी हम स्टडी देते हैं। तो देयर आर मल्टीपल डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस। बट जो CSS के अंदर चीज़ दी गई है पॉलिटिकल साइंस का जो वर्जन दिया गया है दैट मेनली रिलेट्स टू दीज 3 थिंग्स, यानी कि इट इज स्टडी ऑफ पावर, इट इज स्टडी ऑफ स्टेट, इट इज स्टडी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। जितनी भी पॉलिटिकल साइंस है वो इन्हीं के ही इर्द गिर्द घूमती है, इन्हीं डोमेन्स के अंदर ही वो घूमती है, रिवॉल्व करती है। तो इन्हीं की स्टडी को हम नाम देते हैं पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस। जब हम पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं तो देयर आर डिफरेंट डायमेंशंस और ब्रांचेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बहुत ज़्यादा हैं। बट जो CSS में सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट होती हैं वो हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ब्रांचेस। उसमें से एक आती है वेस्टर्न पॉलिटिकल
थॉट या वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, देन मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट या मुस्लिम पॉलिटिकल फिलॉसफी, एंड देन कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स। एंड फोर्थ वन पे जो आती है वो आती है इंटरनेशनल रिलेशंस। ये 4 ब्रांचेस हैं पॉलिटिकल साइंस की, और इन 4 ब्रांचेस की से रिलेटेड ही सिलेबस जो है हमें मिलता है CSS के पॉलिटिकल साइंस का जो कोर्सेज हैं या सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर। तो सिलेबस भी इसी के राउंड अबाउट ही घूमता है। तो हम सबसे पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की जब बात आती है तो देर आर मेनी वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर्स जो हमें नज़र आते हैं, बट इम्पॉर्टेंट जो हमें समझने चाहिए अभी तक की ट्रेडिशन के मुताबिक तो हमें नज़र आया है कि वो हमें जो फिलोसफर्स हैं वो प्लेटो से नज़र आते हैं, देन कम्स अरिस्टोटल, देन देयर इज मैकियावेली, एंड देन देयर इज मोंटेस्को, then comes social contractualist, which involve Hobbes, Locke, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, and Jeremy Bentham, and then J.S. Mill, and then Hegel, and then Karl Marx, and then Vladimir Lenin, and then Mao Zedong। ये बड़े इम्पॉर्टेंट फिलोसफर्स हैं जिनको तैयार करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो है ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन के लिए। बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ब्रीफ वीडियो या लेक्चर है, रिवीजन क्लास है, तो मैं आपको इनकी इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स हैं और उनको कैसे समझना है उसको मैं लेके चलूँगा ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। देखिए, जब भी आपने इन फिलोसफर्स को तैयार करना है या इनको समझना है, बिकॉज जब तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी आपको क्वेश्चन ठीक नहीं अटेम्प्ट हो सकता। तो जब आपने इनको समझना है तो आपको माइंड में रखना होगा इन चीज़ों को पॉलिटिक्स से रिलेटेड, अबाउट द स्टेट, अबाउट द पावर। जितने भी पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं उनका जो कोर क्वेश्चन रहा है, जिसको वो अटेम्प्ट करना चाहते थे, जिसका वो आंसर करना चाहते थे, वो यही थे। इधर इट वाज अबाउट द पावर, अबाउट द स्टेट, यानी कि इनके क्वेश्चन जिसको ये आंसर करेंगे दैट वुड इंक्लूड द ओरिजिन ऑफ स्टेट, द पर्पस ऑफ स्टेट, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट, एंड द पावर, और मतलब इस सब को मिला के आप कहें तो दे टॉक अबाउट स्टेट क्राफ्ट। ये स्टेट क्राफ्ट के बारे में बात कर रहे थे। अगर हम फिलोसफिकली स्पीकिंग तो दीज आर द इंपॉर्टेंट ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चंस जिसको पॉलिटिकल फिलोसफर्स आंसर करना चाहते थे, और देन दे यूज देयर ओन एपिस्टेमोलॉजीज टू आंसर दीज क्वेश्चंस। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको ये डिस्कस करना चाहते हैं। जो ये फिलोसफर इन्हीं के क्वेश्चंस के बारे में आएंगे कि स्टेट क्या होती है, स्टेट का पर्पस क्या होता है, इंडिविजुअल स्टेट का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, और पावर क्या है, पावर को अचीव कैसे किया जाए, स्टेट को बेहतर कैसे बनाया जाए। ये सारी डिस्कशंस है इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हर फिलोसफर अपनी फिलोसफी के अंदर करता है। अभी इसलिए आपको माइंड में होना चाहिए उनके बेसिक क्वेश्चंस क्या हैं, और जब तक आपको क्वेश्चंस का पता नहीं होगा कि फिलोसफर जिसको आंसर करने की कोशिश कर रहा है, तब तक आपको उनको आंसर करने के लिए, उनको समझने के लिए वो बहुत डिफिकल्टी होगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी फिलोसफर्स होंगे इनके बारे में आएंगे, या इससे थोड़ा आगे चल के जाएंगे, वो कंसेप्ट बताएंगे कि जस्टिस क्या होता है, जस्टिस कैसे लिया जा सकता है, इन चीजों के बारे में। सो दीज आर द ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चंस, the purpose of state, the origin of state, the relationship between individual and the state, and the concept of justice, and the concept of power, the statecraft, इसके बारे में ये अपनी फिलॉसफी देते हैं। तो फिलॉसफी हर एक की डिफरेंट है, बट क्वेश्चंस सबके यही सेम है। इस चीज को देखने की जरूरत है। गॉट इट? तो इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हम इनके आंसर्स की या इनके जो सवालों के जवाब हैं उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे ब्रीफली, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपने चीज़ों को करना कैसे है। सो
अगर हम प्लेटो की बात करते हैं तो प्लेटो का जो सवाल है वो सेम वही है। वो कहता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टेट एंड व्हाट शुड बी रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड द स्टेट एंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। वो इसकी बात करता है। ये 3 क्वेश्चंस हैं जिसको जवाब देने की कोशिश करता है, वो इनकी इंक्वायरी करता है वो जो प्लेटो है। तो प्लेटो के नज़दीक जो फिलॉसफी है पूरी, वो एक अखज़ करता है बेसिकली एक कॉन्टेक्स्ट से, जिसको वो ओल्ड ग्रीक से लेके जाता है, क्लासिकल ग्रीक से। जब भी हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो या इनकी फिलॉसफी को समझना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इनकी लाइफ एंड वर्क्स का। सबसे पहले इनका पता होना चाहिए और उसके बाद जो है हमें पता होना चाहिए इनके कॉन्टेक्स्ट का, कि कॉन्टेक्स्टलाइज करना आता हो कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये पूरी फिलॉसफी दे रहे थे। और फिर जो है इनकी फिलॉसफी बेसिकली क्या है, हम उसको देखने की ज़रूरत है। और फिर हमें देखने की ज़रूरत है कि इनके क्वेश्चंस क्या हैं जिनको ये आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिए कि तकरीबन फिलासफर्स के क्वेश्चन इसी के ही इर्द गिर्द घूमते हैं। और फिर इसका इम्पोर्टेंट आता है जो क्रिटिकल एनालिसिस है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो इसी की सिचुएशन में आता है। तो ये चीज़ें आपको फोकस में रखनी है जब भी आप इन फिलॉसफी के बारे में कोई भी क्वेश्चन तैयार कर रहे होंगे। तो अगर हम प्लेटो को इसी पर्सपेक्टिव में लेके चलते हैं, तो अगर प्लेटो की बात करें तो प्लेटो की जो लाइफ एंड वर्क्स हैं, मशहूर किताबें हैं, आपको पता होगा द लॉज है, इसकी किताब बड़ी मशहूर है, एंड देन द रिपब्लिक है, द स्टेटमैन है, 3 किताबें बड़ी मशहूर हैं इसकी। इसकी बेसिक फिलॉसफी है द रिपब्लिक में आती है, जो कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम पढ़ते हैं। और इसी के अंदर ही जब लाइफ की बात करी जाए तो ये ग्रीक में रहता था और क्लासिकल ग्रीक के अंदर ये रहा है। और ही वॉज अ लॉयर बाय प्रोफेशन एंड ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस। और उस टाइम पे सोक्रेटिस के साथ बड़े मसाइल हुए थे। सोक्रेटिस अपोज्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन एथेंस एंड ही वॉज परसिक्यूटेड। और फिर उसके बाद जो है प्लेटो उसकी फिलॉसफी को लेके आता है। वो कहता है कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो सोक्रेटिस का क्वेश्चन भी, इट वाज अबाउट द जस्टिस एंड इट वाज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट एंड इट वाज अबाउट द पर्पस ऑफ द स्टेट, कि स्टेट का पर्पस क्या होना चाहिए। तो सोक्रेटिस के नज़दीक पर्पस जो होगा स्टेट का, वो उसकी मॉरल परफेक्शन की तरफ होगा। और अगर उसकी रिलेशनशिप की बात की जाए तो उसका ख्याल ये था कि जो अक्ल वाले लोग हैं, द वाइज पीपल शुड रूल, नॉट एवरीवन। एंड देन ही टॉट अबाउट द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। तो इसी के बारे में उसको प्रोसिक्यूट किया गया। और फिर उसके बाद प्लेटो आया और प्लेटो ने उसी की फिलॉसफी को आगे एक्सटेंड किया आगे। तो प्लेटो की जो कॉन्टेक्स्ट है वो यही था कि उसके उस्ताद को सज़ा हुई थी उस टाइम पे, और ये उसका बदला तो नहीं कह सकते, उसका रिएक्शन था इसकी फिलॉसफी के अंदर। और फिर अगर इसकी फिलॉसफी की बात की जाए तो ही प्रोवाइडेड अ वेरी यूनिक आइडिया। ही वॉज एन आइडियलिस्ट, ही वॉज अ नॉर्मेटिव। और ये कहता है कि भाई जो है हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी होगी, एक स्टेट क्रिएट करनी होगी, जिस स्टेट के अंदर जो अक्ल वाले लोग हैं, विजडम रूल करेगी, ना कि एक कॉमन थिंकिंग रूल करेगी उसके अंदर। उसके नज़दीक पॉलिटिक्स इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसका बड़ी मशहूर एनोलॉजी है कि जैसे एक फिजिशियन है, वही सिर्फ ऑपरेशन कर सकता है, सर्जरी कर सकता है किसी चीज़ की, आम बंदा सर्जरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट है, वो सब्जेक्ट के अंदर माहिर है, उसको सब्जेक्ट का पता है, तो सिर्फ उसका ही राइट है कि वो सर्जरी करे जाके। सेम तरीके से पॉलिटिक्स भी एक एक्टिविटी है, उसको भी वही लोग एक्सरसाइज करें, वही लोग हुक्मरानी करें जो लोग डिज़र्व करते हैं, जिन लोगों में अक्ल है, जिन लोगों में विजडम है। कॉमन पीपल नहीं करने चाहिए, जैसा कि एथेंस में ऑलरेडी चल रहा था। ये उसकी रिएक्शन देता है आके। और इसी रिएक्शन के नज़दीक में वो कहता है कि अगर हमने ऐसी सोसाइटी बनानी है तो वो कहता है कि हमें सोसाइटी को देखना होगा, ह्यूमन नेचर को देखना होगा। और जब वो कहता है ह्यूमन नेचर को उसने देखा तो वो कहता है कि भाई ह्यूमन नेचर से तुम्हें ये पता चलता है कि 3 किस्म के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनमें एपिटाइट ज़्यादा होती है, कुछ लोग वो हैं जिनमें करेज ज़्यादा होती है, कुछ लोग वो हैं जिनमें विजडम ज़्यादा होती है।
और वो कैटेगराइज करता है एक बिल्कुल ही पैरामिड के फॉर्म के अंदर के बिल्कुल ही थोड़ी तादाद में वो लोग हैं जिनमें विजडम ज़्यादा होती है, उस थोड़े से ज़्यादा जो हैं वो करेज वाले जोर लोग होते हैं जो स्पिरिट रखते हैं, और फिर जो बिल्कुल ज़्यादा हैं वो एपिटाइट वाले हैं। तो उनको वो आर्टिजन्स का काम करता है जो ज़्यादा तादाद में होते हैं, जिनका काम सिर्फ ऑक्सिलरी फंक्शनिंग होगा, चीज़ें प्रोवाइड करना। और फिर जो करेज वाले स्पिरिट वाले उनका काम होगा बॉर्डर की प्रोटेक्शन। एंड देन जो लास्ट में हैं वो हैं जो विजडम, जो जिसको वो फिलोसफर किंग का नाम देता है कि वो सिर्फ हुक्मरानी करेंगे, जो रूल करेंगे आके अपनी स्टेट के अंदर। ये पूरी कैटेगराइज करता है। एंड देन ही सेज कि भाई थ्योरी ऑफ एजुकेशन देता है इसके नज़दीक व्हाट इज जस्टिस, वो द जस्टिस टू गिव एवरीवन एज इक्वल टू। और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की बात करता है कि जो जिस काम में माहिर उसको वही काम करना चाहिए। अगर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन नहीं होगी तो बिगाड़ आ जाएगा सोसाइटी के अंदर, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर या स्टेट के अंदर। और वो कहते हैं इनको अचीव कैसे करना है, तो देन ही गिव्स द कंसेप्ट ऑफ थ्योरी, एजुकेशन की थ्योरी देता है जिसमें वो फेजेस में डिवाइड करता है। एक प्राइमरी फेज होता है, फिर वो आगे का हायर फेज को लेके जाता है जहाँ से वो एक्सट्रैक्ट करता है फिलोसफर किंग को आफ्टर 50 ईयर्स। उसके बाद एक फिलोसफर किंग बन जाता है और फिलोसफर किंग का काम होगा सिर्फ वहाँ पे जो है स्टेट के अफेयर्स को संभालना। और फिर वो कम्युनिज्म का सिस्टम देता है, कम्युनिज्म इन फैमिली, कम्युनिज्म इन प्रॉपर्टी, मींस के फिलोसफर किंग जो हैं या फिलोसफर्स जो हैं या स्टेट में जो हैं उसकी स्टेट के अंदर ना तो वो कभी ले सकते हैं, फैमिली रख सकते हैं, ना तो उनके पास कोई प्रॉपर्टी होगी। और इस तरीके से अगर वो रहेंगे तो वो उससे लालच से बच के रहेंगे, उनका फोकस सिर्फ किसके ऊपर होगा, वो अपने जो स्टेट के अफेयर्स हैं उनके मुताबिक होगा, तभी वो माहिर बनेंगे जाके। ये उसकी बेसिक कंसेप्ट है जो वो देता है आके। और क्वेश्चन का वही जवाब देता है कि जस्टिस गिव एवरीवन इज इक्वल ड्यू, व्हाट शुड बी रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट, द रिलेशनशिप वुड बी सुपीरियर इंफीरियर। फिलोसफर किंग पावरफुल होगा, वो जो भी ऑर्डर करेगा उसको मानना है, इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है उसके नज़दीक सोसाइटी के अंदर, इसकी स्टेट के अंदर। पर्पस क्या होगा स्टेट का? पर्पस होगा टू प्रोवाइड जस्टिस, जस्टिस प्रोवाइड करना स्टेट का सबसे बड़ा पर्पस होगा। ये इसकी बेसिक फिलॉसफी है जो आपको नजर आ रही है। और अगर इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें तो आपको फिर वही पता चल जाए कि कुछ बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ ह्यूमन नेचर की बात जो इसने की समझना इंपॉर्टेंट है, वो आज तक भी इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड अ पॉलिटिकल सिस्टम विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन नेचर। सिमिलरली इससे थोड़ा सा आगे चलें तो जो इसकी क्रिटिक थी डेमोक्रेसी के ऊपर के हर आम बंदा पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स इज समथिंग वेरी सुपीरियर थिंग बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द मिलियंस ऑफ द पीपल। तो आप एक आम बंदे को वहाँ पे डिसीजन मेकिंग में नहीं ले सकते। डिसीजन मेकिंग में सिर्फ वही लोग होने चाहिए जो काबिल हों, जो वाइज हों। ये डेमोक्रेसी पे तनकीद आज तक होती है कि डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को क्वांटिटी के बेस पे देखा जाता है, क्वालिटी के बेस पे नहीं जाता था। ये आज से 3000 साल 2500 साल पहले प्लेटो ने ये तनकीद की थी, विच स्टिल मेक सेंस। कम्युनिज्म का कंसेप्ट जो उसका है क्लासलेस एक जो सोसाइटी का कयाम था, वो भी बाद में उसको जो है रूसो और रूसो के बाद जो है रूसो ने तो प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात की, जो कार्ल मार्क्स है उसने आके इसको किया। और साथ में देखें तो इसका जो फैशिज्म का कॉन्सेप्ट भी इसी में हमें मिलता है कि इसका जो फिलोसफर किंग है वो इंडिविजुअल राइट्स नहीं देता है, वो फुल पावर के साथ रहेगा। और साथ साथ में कुछ इसके पॉइंट्स आजकल की सोसाइटी में उस टाइम पे बड़े डिफ़िकल्ट है मैनेज करना, जस्ट लाइक जो है फैमिली का सिस्टम है और प्रॉपर्टी का सिस्टम है। ये कुछ ह्यूमन नेचर के अंदर चीज़ें शामिल हैं जिसको वो निगेट करने की कोशिश कर रहा था। और साथ में एक बड़ा लिथर्जिक प्रोसेस देता है कि किस तरीके से चीज़ें बनेंगी और पूरे प्रोसेस होंगे, स्टेजेस होंगे, और फिर फिलोसफर किंग को ढूंढे आगे, इट इज़ टू डिफ़िकल्ट। इसी के ऊपर ही खुद प्लेटो, खुद अरिस्टोटल खुद तनकीद करता है इसका शागिर्द आके, हु विल गार्ड द गार्डियन, कि अगर फिलोसफर किंग कुछ गलत कर रहा है तो उसको रोकेगा कौन। इसके बारे में जो प्लेटो है वो हमें नहीं बताता। और साथ में एक और तनकीद भी बनती है इसकी स्टेट के ऊपर, इट इज़ एक्सट्रीमिस्ट। ये बहुत बड़ी एक्सट्रीमिस्ट वर्जन देता है हमें फिलॉसफी का, जिसके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है उस स्टेट को लेके आना। हाउएवर उसके बावजूद भी जो प्लेटो ने उस टाइम के अंदर आइडियाज़ दिए थे वो पॉलिटिक्स के अंदर आज भी टू सम एक्सटेंट किसी डिफरेंट वर्जन्स के अंदर फॉलो किए जाते हैं।
सो दैट वाज ऑल अबाउट प्लेटो, जिसको हमने देखा कि उसकी फिलॉसफी को आप कैसे लेके चलेंगे। फिर हम इसके बाद देखते हैं अरिस्टोटल को। अरिस्टोटल की जब हम बात करते हैं तो अरिस्टोटल के क्वेश्चंस भी वही सेम हैं जो मैंने आपको पहले बताया कि अरिस्टोटल भी स्टेट की ओरिजिन की बात करता है, मेन ओंटोलॉजिकल क्वेश्चन है उसका। देन वो पर्पस की बात करता है कि स्टेट का पर्पस क्या है, और अरिस्टोटल फिर बात करता है इसकी एक द बेस्ट प्रैक्टिबल स्टेट की बात करता है कि किस तरीके से एक बेस्ट प्रैक्टिबल स्टेट अचीव की जा सकती है। फिर इसका कंसेप्ट ऑफ स्लेवरी है, और फिर कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप है। ये बात करता है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल के क्वेश्चंस ये इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं को अचीव करने के लिए वो अपनी एक अप्रोच इस्तेमाल करता है, जिसको वो अभी थ्योरी के बारे में बात करता है। जब हम ओरिजिन ऑफ स्टेट की बात करते हैं इसकी, तो ये कहता है कि जो स्टेट की ओरिजिन हुई है वो एक एवोल्यूशनरी है, वो एक नेचुरल है। स्टेट बनाई नहीं गई। स्टार्टिंग में फैमिली से एक जो इनिशियल फॉर्म ऑफ स्टेट मिलता है, फैमिली मिलता है, फिर फैमिली के बाद ट्राइब्स मिलते हैं, फिर ट्राइब्स के बाद जो है वो विलेजेस मिलते हैं, एंड देन स्टेट बनी, सिटीज़ बनी, सिविलाइजेशंस बनी, और उसके बाद फिर स्टेट्स बनी आके। तो उसके नज़दीक एवोल्यूशनरी कंसेप्ट है स्टेट के बारे में। एंड देन देयर इज अ पर्पस ऑफ स्टेट। तो पर्पस क्या है स्टेट का इसके नज़दीक स्टेट का पर्पस है टू प्रोवाइड जस्टिस, टू प्रोवाइड लॉ एंड ऑर्डर, एंड टू प्रोवाइड हैप्पीनेस, एंड टू प्रोवाइड हैप्पीनेस। ये 3 इंपॉर्टेंट पर्पसेस हैं जो कि, और चौथा जो है उनका मटेरियल नीड्स। ये स्टेट के पर्पसेस हैं अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर के। स्टेट इन्हीं चीज़ों के लिए ही बनाई गई है पर्पस में। जब हम बात करते हैं उसकी बेस्ट प्रैक्टिबल स्टेट के अंदर, तो उसको वो लेके आता है अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट्स के अंदर। ये चूँकि ही वांटेड अ बेस्ट प्रैक्टिबल स्टेट, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट को जब आप समझते हैं तो इससे पहले इसका उस्ताद था प्लेटो, उसके साथ इसकी अच्छी खासी जो इंटेलेक्चुअल डिसएग्रीमेंट था। तभी कहा जाता है कि ही वॉज द ग्रेट बट अनग्रेटफुल स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। यानी ग्रेट इन अ सेंस के बहुत बड़े नाम हैं दोनों, बट अनग्रेटफुल सेंस में कि वो काफ़ी जो प्लेटो की फिलॉसफी थी उससे ये मुत्तफिक नहीं था। मतलब ही वाज एन एम्पिरिसिस्ट, और वो जो था ज़्यादातर आइडियलिस्ट की हमें नज़र आती है बाद में, वो नज़र आती है इस वजह से। तो जब हम बेस्ट प्रैक्टिबल की स्टेट की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन के अंदर जाता है। ही यूज्ड अ वेरी यूनिक मेथड, कंपैरेटिव मेथड यूज़ किया, और इसने तकरीबन बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो स्टडी किया, और देन ही कंक्लूडेड 2 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, द गुड स्टेट फॉर्म्स एंड द बैड स्टेट्स। गुड में जो है ये मज़ीद 3 कैटेगरीज में लेके आता है, लाइक मोनार्की, जो है अरिस्टोक्रेसी, एंड देन पॉलिटी। और जो बैड है वर्स्ट में लेके जाता है वो मोनार्की की जगह पे जो है वो टायरनी को लेके जाता है, एंड देन वो ओलिगार्की को लेके आता है, और तो डेमोक्रेसी को लेके आता है। वो कहते हैं बेस्ट फॉर्म जो है वो तो मोनार्की है, अगर मिल जाए तो, बट नॉट पॉसिबल। देन अरिस्टोक्रेसी है, बट इट इज़ आल्सो वेरी डिफ़िकल्ट। और फिर टायरनी, और फिर ओलिगार्की, और फिर डेमोक्रेसी। बट अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट फॉर्म इज़ वो कि जो इन दोनों एक्सट्रीम्स को आपस में मिला ले, वो ही अच्छा फॉर्म है। और जब एक्सट्रीम को मिलाने की बात करते हैं तो वो अपना एक आइडिया देता है जिसको हम कहते हैं गोल्डन मीन। तो गोल्डन मीन का इसका कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट ये है गोल्डन मीन का कि एक्सट्रीम पे नहीं जाना है। कुछ चीज़ें जो है एक मीडियोकर वे से, मिडल वे में जो है स्टेट होनी चाहिए, जो अरिस्टोक्रेसी, मोनार्की, पॉलिटी के ट्रेंड्स को भी, टेंडेंसीज को साथ रखे, और साथ में जो है टायरनी, ओलिगार्की और जो डेमोक्रेसी है उसको भी साथ में रखे। तो तभी वो फोकस करता है ज़्यादातर मिडिल क्लास के ऊपर कि वो हुकूमत बेहतर होती है, वो स्टेट बेहतर होती है जहाँ पे रूल करता है मिडिल क्लास, जो कि मिडिल क्लास एक्सट्रीमिस्ट नहीं होता। मिडिल क्लास जो है वो दोनों जो एक्सट्रीम्स हैं उनको साथ लेके चलता है। तो मिडिल क्लास का कंसेप्ट उसका आज भी विजिबल है, जो हमें नज़र आता है। तो ये इसकी बेस्ट प्रैक्टिबल स्टेट थी। एंड देन ही टॉक्स अबाउट द स्लेवरी, और स्लेवरी के बारे में उसका जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है वो ये आता है कि ही बेसिकली
सपोर्टेड स्लेवरी ऑन द बेसिस ऑफ रीज़न, कि कुछ लोग होते हैं जो जिनमें रीज़न कम होता है तो उनको स्लेव रहना चाहिए, और कुछ लोग वो होते हैं जो जिनमें रीज़न ज़्यादा होता है तो वो मास्टर्स बन सकते हैं। तो वो कहता है कि ये नेचुरल इंस्टीट्यूशन है स्लेवरी, और स्लेवरी का जो इंस्टीट्यूशन है। एंड देन ही टॉक्स अबाउट द सिटीजनशिप कंसेप्ट। वो कहता है कि सिटीजनशिप वो होते हैं सिटीजन्स जिनको अपने राइट्स एंड अपनी ड्यूटीज़ का पता हो स्टेट के अंदर, वही सिटीजन कहलवाएगा। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड सब्जेक्ट। Subject are those people who live in monarchical and dictatorial states where there is no fundamental human rights are given to them, and citizens are those who live in democratic states where they have certain duties and they have also they can claim rights as well. तो ये उसके बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हमें नजर आते हैं प्लेटो की सूरत में, अरिस्टोटल की सूरत में। और अरिस्टोटल भी अगर इसकी क्रिटिकल एनालिसिस किया जाए तो अरिस्टोटल की जो फिलॉसफी है वो और बहुत ही वैलिड है आजकल के दौर में। पॉलिटिकल साइंस में तो इसको द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। और इसकी जो कंपैरेटिव मेथड है विच इज स्टिल बीइंग यूज्ड, एंड हिज कंसेप्ट ऑफ मिडिल क्लास या गोल्डन मीन इज आल्सो रेलेवेंट इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज वेयर मिडिल क्लास इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसीज। चूँकि मिडिल क्लास रैशनल डिसीजन मेकिंग करता है, उसका वोटिंग बिहेवियर डिफरेंट होता है, देयरफॉर वो आज भी वैलिड हमें नज़र आता है। और साथ साथ में हमें इसके कुछ पॉइंट्स भी बड़े अजीब व गरीब से नज़र आते हैं। पर्टिकुलरली ही सपोर्टेड स्लेवरी, जो कि इट सीम्स अ वेरी इनह्यूमेन, और इसके साथ साथ में जो है इसका जो पर्पज़ ऑफ स्टेट है, ज़रूरी नहीं है कि यही होना चाहिए, पर्पज़ ऑफ स्टेट डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं जिसको फॉलो भी किया जाता है और कुछ चीज़ों को फॉलो नहीं भी किया जाता। तो दैट वाज ऑल अबाउट एरिस्टोटल। और फिर हमने देखा किसके बारे में, मैकियावेली के बारे में। और निकोलो मैकियावेली की भी बात वही है, ही टॉक्स अबाउट द ओरिजिन की बात ये नहीं करता, ये पर्पस और जो है द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट की बात करता है। तो इसकी अगर बात की जाए तो जो मैकियावेली है उसका कॉन्टेक्स्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इटली में हालात बहुत ख़राब थे, उनकी जो छोटी छोटी सिटी स्टेट्स थी वहाँ पर डिसइंटीग्रेशन थी, दे वर फाइटिंग विद ईच अदर, जिसकी वजह से इनमें जो है एक किस्म का हालात वहाँ पे अनार्की थी, केओस था, डिसऑर्डर था। एंड मैकियावेली वांटेड टू ब्रिंग पीस, wanted to bring stability, wanted to bring a state which should be very stronger, यानी कि he talked about the state craft। ये उसका बेसिक पर्पस था उसकी फिलॉसफी का कि एक स्टेट को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इसके इर्द गिर्द उसकी पूरी फिलॉसफी घूमती है। और उसी के बारे में ये कहता है कि वी नीड अ प्रिंस, एंड ही रोट अ बुक ऑन प्रिंस, और उसके अंदर सजेशंस देता है कि एक अच्छा स्टेट क्राफ्ट, नेशन बिल्डिंग कैसे पॉसिबल हो सकती है। और उसी के बारे में ये आइडिया देता है कि जो प्रिंस है वो वही अच्छा हो सकता है जिसमें खासियत तो एक इम्पॉर्टेंट, जिसे वो नाम देता है वेयर टू की क्वालिटी होना लाजमी है। व्हाट डज मीन बाय वेयर टू? कहते हैं वेयर टू मीन्स क्वालिटी ऑफ फॉरसाइटनेस उसके अंदर हो, तो वही जो प्रिंस है वो अच्छा हो सकता है, यानी वही स्टेट बेहतर हो सकती है जिसमें जिसके हुक्मरान जो हैं, जिसके रूलर्स हैं, उनमें वेयर टू की क्वालिटी हो। एंड इसी चीज़ को वो आगे लेके चलता है। वो कहता है कि जो प्रिंस है उसके पास जो है 5 चीज़ें होना लाजमी है, जो सजेशन में बताता है। कहता है कि नंबर 1, स्टेट जो प्रिंस है वो फार्चूना के बारे में मद्देनज़र रखे। फार्चूना मीन्स इन नेचुरल हैपनिंग, तो उससे वो कैसे बच सकता है, वो उसके पास फार्चूना होनी चाहिए। फार्चूना से कैसे बचे, उसके पास वेयर टू की क्वालिटी होनी चाहिए, फॉरसाइटनेस, कि एक नेचुरल डिजास्टर तो आना ही, उससे पहले चीज़ें प्रिपेयर करे, यानी कि ही मस्ट बी ए प्रोएक्टिव होना चाहिए उसको। दूसरा वो कहता है कि कन्वेंशनल मोरालिटी इज़ वेरी थ्रेटनिंग फॉर द स्टेट। तो वो कहता है कि कन्वेंशनल मोरालिटी से बचने के लिए जो प्रिंस है ही मस्ट बी इमोरल बट नॉट एमोरल। तो सेकुलरिज्म की बात करता है यहाँ पे आके। और तीसरे नंबर पे वो कहता है कि नोबेलिटी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्रिंस के साथ, क्योंकि नोबेलिटी खतरा होती है स्टेट के लिए या उस जो प्रिंस है उसके लिए। तो उसको उससे बचने के लिए भी क्या करना चाहिए, उसको बचने के लिए जो है उसको नोबेलिटी पे बिल्कुल यकीन नहीं रखना चाहिए।
वो उसकी जो कॉमन ग्राउंड हो, जो हेल्प हो, वो कहाँ से ले, वो आम लोगों से उसको हेल्प लेनी चाहिए। एंड देन ही टॉक्स अबाउट नेबरिंग स्टेट्स। नेबरिंग स्टेट के बारे में ये कहता है कभी उनको बिलीव नहीं करना चाहिए नेबरिंग स्टेट्स के ऊपर, कभी भी धोखा दे सकती हैं, आपको प्रिपेयर रहना चाहिए हमेशा वॉर के लिए। ये कुछ सजेशंस दे के वो कहता है कि इस तरीके से स्टेट बेहतर बनाई जा सकती है, इस तरीके से जो स्टेट है या एक स्टेट क्राफ्ट है या गवर्नेंस का मैकेनिज्म है अच्छा बनाया जा सकता है, इस तरीके से जो अनार्की है, कयोस है, वायोलेंस है, उसे बचा जा सकता है अकॉर्डिंग टू मैकियावेली। और ये मैकियावेली के क्वेश्चन से जिसका वो आंसर कर रहा था। और अगर इसकी हम एनालिसिस की बात करें क्रिटिकल, तो मैकियावेली इज नोन एज द फिलोसफर ऑफ ऑल एजेस। वाई? बिकॉज उसकी फिलॉसफी हर एज में, हर दौर में उसको फॉलो किया गया है और उसको अडॉप्ट किया गया है आज तक। फॉर एग्जांपल उसका जो कंसेप्ट है रियल पॉलिटिक का, यानी कि यू कैन अचीव पावर, इसको पावर पॉलिटिक्स का नाम देते हैं, कि इन ऑर्डर टू अचीव पावर a state or the representatives of the state can go to any extent, whether it may be immoral, किसी भी हद तक जा सकते हैं वो। तो ये आज भी स्टेट्स हैं जो रियलिस्ट स्टेट्स हैं उसको फॉलो करती हैं अपने पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने पावर को प्रिजर्व करने के लिए, अपने पावर को मेंटेन करने के लिए, अपने पावर को एक्सरसाइज करने के लिए मैकियावेलियन मेथड को यूज किया जाता है। आईआर में क्लासिकल रियलिज्म का जो कंसेप्ट है वो तकरीबन मैकियावेली से ही जो है वो ड्राइव होता है। और इसी तरीके से जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्टेट के प्रोटेक्शन के लिए कोलैटरल डैमेज का जो कंसेप्ट लेके आते हैं वो भी हमें मैकियावेली से नजर आती है। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो फॉलो करती हैं मेथड्स अपने, वो भी मैकियावेलियन मेथड जो है वो नजर आते हैं। इसकी ह्यूमन नेचर के बारे में बात की जाए तो जनरलाइज करते हैं बहुत ज़्यादा ह्यूमन नेचर को। अदरवाइज मैकियावेली इज रियली एन फिलोसफर ऑफ ऑल एजेस। तो दैट वाज अबाउट मैकियावेली। मैकियावेली के बाद आते हैं तीन सोशल कंट्रैक्चुअलिस्ट एंड रूसो, हॉब्स, लॉक एंड रूसो। अगर बात की जाए इनकी तो इनके क्वेश्चन जो ऑन्टोलॉजिकल भी तीन हैं। दे टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ स्टेट, दे टॉक अबाउट द पर्पस ऑफ स्टेट, दे टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट के दरमियान क्या होना चाहिए, इसके बारे में ये बात करते हैं आके। और इन्हीं क्वेश्चन को जवाब देने के लिए वो कहते हैं, तीनों फिलोसफर की मैं बात करता जा रहा हूँ, ऑल दीज थ्री सोशल कम्युनिटी बिलीव दैट अगर हमने इन तीनों क्वेश्चन के जवाब देने हैं तो वी मस्ट go to state of nature. And what is the state of nature? It is a supposed idea, a pre-political, a pre-social condition जहाँ पे इंसान रहता था, उसकी ये बात करते हैं। और वो कहते हैं कि उस दौर के अंदर जो लोग रहते थे उनको देखना ज़रूरी है। और ये अज्यूम करते हैं, प्रिज्यूम करते हैं इनफैक्ट के वहाँ के जो लोग रहते थे उनके कंडीशंस कैसी थी, उसको समझ लें तो फिर वहाँ पे ह्यूमंस कैसे थे, ह्यूमन नेचर को समझना इंपॉर्टेंट है। और फिर ह्यूमन नेचर से आके फिर हमें पता चलेगा कि स्टेट वजूद में कैसे आई। तो दे बिलीव कि स्टेट वजूद में आई है सोशल कंट्रैक्ट के जरिए। रूसो बिलीव, अरिस्टोटल बिलीव कर रहा था कि स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। इनके नज़दीक स्टेट एक सोशल कंट्रैक्ट से वजूद में आने वाला इंस्टीट्यूशन है। तो अगर हम हॉब्स की बात करें तो हॉब्स कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर अनार्किक थी, वहाँ के लोग कनिंग थे, ब्रूटल थे, दे वांटेड सिक्योरिटी। और लॉक की जब हम बात करते हैं तो ये कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर के अंदर जो लोग थे, स्टेट ऑफ नेचर जो थी वो स्टेबल थी, इतनी अनस्टेबल नहीं थी। और वहाँ के जो लोग थे वो बड़े कोऑपरेटिव थे, वो इंडिपेंडेंट थे। और रूसो की बात करें तो रूसो तो उसको नाम देता है नोबल सैवेज का, कि लोगों में कंपैशन था, लोगों में फ्रीडम थी, वो आराम से रह रहे थे। तीनों का ह्यूमन नेचर, स्टेट ऑफ नेचर का कंसेप्ट बिल्कुल ही डिफरेंट हमें नजर आता है। और फिर दे बिलीव कि फिर ऐसा क्या हुआ कि इनको स्टेट ऑफ नेचर से निकलना पड़ गया। तो अकॉर्डिंग टू हॉब्स वो इसलिए निकले क्योंकि उनको सिक्योरिटी चाहिए थी। और अकॉर्डिंग टू लॉक वो इसलिए निकले क्योंकि वहाँ पे नेचुरल लॉ की इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं थी। प्राइवेट प्रॉपर्टी किसके पास होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं थी, इंटरप्रिटेशन की वजह से निकले। और रूसो के नज़दीक इस वजह से निकले चूँकि प्राइवेट प्रॉपर्टी के आने से जो उनकी
फ्रीडम थी और कंपैशन का एलिमेंट था वो ख़त्म हो गया था। तो दे वांटेड टू गेट इट बैक। दैट्स वाई वो निकले और उन्हें सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। जो होबेसियन सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये बिलीव करता है एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी के ऊपर कि दे ट्रांसफर देयर पावर टू एब्सोल्यूट सॉवरन एंड दैट एब्सोल्यूट सॉवरन बिकेम बाय स्टेट। तो स्टेट हमेशा एब्सोल्यूट होती है, उसका काम सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, एंड फॉर दैट सिक्योरिटी दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। और इंडिविजुअल का कोई राइट नहीं होगा एक्सेप्ट सिक्योरिटी के वो स्टेट से कुछ मांगे। और इसी तरीके से जब हम जॉन लॉक की बात करते हैं तो जॉन लॉक का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो इसलिए निकले चूंकि उनकी लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी थ्रेट में आ गई थी और उसके लिए कोई लेजिस्लेशन करने वाला नहीं था, इंटरप्रिटेशन लॉ की करने वाला कोई नहीं था, एग्जीक्यूशन वाला कोई नहीं था। तो इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद उन्होंने गवर्नमेंट बनाई और गवर्नमेंट मेजोरिटेरियन बेसिस पे आई, यानी मेजॉरिटी डिसाइड करी। और उस गवर्नमेंट का काम क्या होगा? ही टॉक्स अबाउट लिमिटेड सॉवरेनिटी, यानी कि लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर रूसो की बात होती है। रूसो के नज़दीक जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया तो ये उसको नाम देता है जर्नल विल का, यानी कि विल ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। कोई भी काम तब तक नहीं होगा जब तक सारे लोगों के इंटरेस्ट के लिए ना हो। अगर उनके किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के इंटरेस्ट के खिलाफ है तो वो काम नहीं होगा। एंड ही टॉक्ड अबाउट पॉपुलर सॉवरेनिटी कि लोग सॉवरन होंगे, कोई एक पर्टिकुलर बॉडी वगैरह सॉवरन नहीं होगी। और तीनों की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो हमें आज भी रेलेवेंट नजर आती है, इन अ सेंस के जो होबेसियन कंसेप्ट है वो रियलिस्ट है, जैसे मैकियावेली का था। इट इज स्टिल रेलेवेंट कि सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है स्टेट के लिए और इंडिविजुअल के लिए। सिमिलरली जो जॉन लॉ का कंसेप्ट है लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी, तो प्राइवेट लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम देखते हैं कि कैपिटलिज्म का कंसेप्ट देने वाले बंदों में से जो है, लोगों में से, फिलोसफर्स में से जॉन लॉक था। एंड लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी लिमिटेड कंसेप्ट जो है, जैसे कि यूके में आपको नजर आता है, वो जॉन लॉक की फिलॉसफी से ही मुतासिर होकर लिया गया है। जॉन लॉक टॉक्ड अबाउट द रेवोल्यूशन, कि जब भी आपकी लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी थ्रेट में हो तो रेवोल्यूशन लोग ला सकते हैं। तो दुनिया में आए रेवोल्यूशंस, पर्टिकुलरली अमेरिकन रेवोल्यूशन आया वहाँ पे। और जो जॉन लॉक की आइडियोलॉजी है लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी की, वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंपॉर्टेंट एज एन ह्यूमन राइट्स के तौर पे उन चीज़ों को दिया गया है। सिमिलरली जो रूसो का कंसेप्ट है पॉपुलर सॉवरेनिटी का, दैट इज आल्सो स्टिल रेलेवेंट इन अ सेंस के रूसो ने एक पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात की, लोगों की विशेस की बात की कि उसकी मर्जी से मैंडेट से गवर्नमेंट्स बने, जो कि आज तक गवर्नमेंट कोशिश करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, जिस भी गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी हासिल होती है वो गवर्नमेंट जो है स्ट्रॉन्गेस्ट गवर्नमेंट समझी जाती है। तो ये हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चीज़ें नजर आती हैं। देन देयर इज मोंटेस्को, और मोंटेस्को का आइडिया ज़्यादातर हमें नजर आता है दो बेसिस पे, सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंस के जरिए। और इससे भी बेहतर इसका जो है कि फॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट का कंसेप्ट भी है इसका। जो मोंटेस्को है ये कहता है कि रिलेटिविज्म होना चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एक सिस्टम दूसरी जगह पे भी वर्क कर सके। इन अदर वर्ड्स के जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं वो क्लाइमेट, लोगों की साइकी, उसकी नेचर के मुताबिक होने चाहिए। तो ये उसको डिवाइड करता है डिफरेंट, उसको वो कहता है कि कुछ रिपब्लिक्स होने चाहिए। रिपब्लिक्स वो गवर्नमेंट्स होने चाहिए, वो गवर्नमेंट्स हैं रिपब्लिकन्स होनी चाहिए जहाँ पे तकरीबन लोग जो हैं वो वर्चुअस होने चाहिए। और फिर वो कहता है मोनार्कियल वहाँ पे होने चाहिए सिस्टम जहाँ के लोग करेजियस हों। और फिर कहता है कि टायरेनिकल स्टेट्स वो होनी चाहिए जहाँ के लोग सबमिसिव हों, जो लोग क्वेश्चन ना उठा सकें, सबमिसिव वहाँ पे टायरेनिकली ठीक रहती हैं। तो ये उसका फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का कंसेप्ट था। और फिर का चेक एंड बैलेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यानी कि वो क्या कहता है कि इंडिविजुअल लिबर्टी को मेंटेन करने के लिए इट इज़ नेसेसरी कि जो गवर्नमेंट के तीन इंस्टीट्यूशन है, जिसमें लेजिस्लेटिव है, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, ये अपनी अपने डोमेन में काम करें और एक दूसरे के साथ इंटरवीन न करें, दूसरे के साथ इंटरवीन न करें। इसको नाम दिया जाता है, ये इसका कंसेप्ट है चेक एंड बैलेंस एंड सेपरेशन ऑफ पावर का, कि एग्जेक्टिव लेजिस्लेटिव अपनी अपनी डोमेन में काम करे। पर्पस क्या है इसका? पर्पस बड़ा सिंपल सा है, ही वांटेड टू प्रिजर्व और सिक्योर इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल लिबर्टी। ये उसको मेंटेन करने के लिए ये अपना आइडिया देता है। और इसका आइडिया आज भी दुनिया में फॉलो किया जाता है, पर्टिकुलरली यूएसए के अंदर जो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है हमें नजर आता है इसी मोंटेस्को की वजह से।
क्योंकि ये साइंटिफिक बेसिस पे चीज़ें दी थी इसने। फॉर्म्स और प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में इसने जो बात की थी, ये मोरल लेस इसने चीज़ें, मेथड जो उठाया था ये अरिस्टोटल से उठाया था। इसी वजह से इसको अरिस्टोटल ऑफ द 18th सेंचुरी भी कहा जाता है, मॉन्टेस्क्यू को। और साथ साथ में हमें नजर आते हैं यहाँ पे जेरेमी बेंथम एंड जे एस मिल। बेंथम का बड़ा मशहूर आइडिया है यूटिलिटेरियनिज्म का, क्वांटिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म का, कि उसके नज़दीक स्टेट वो अच्छी है जो स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाती हो। और जे एस मिल का कंसेप्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का बड़ा अलग कंसेप्ट है उसका, विच बिलीव्स के जो है स्टेट जो है, यानी कि इंडिविजुअल को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। ही बेसिकली वांटेड टू सेट अ क्राइटेरिया कि कहाँ पे इंडिविजुअल बोल सकता है और कहाँ पे बोलने की पाबंदी होनी चाहिए। तो वो क्राइटेरिया जो ये सेट करता है वो करता है कि कोई भी बंदा तब तक बोल सकता है, ही इज़ फ्री टू टॉक, जब तक उसकी बात से जो मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी है उसको नुकसान ना पहुँचे। अगर कोई भी चीज़ मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी के लिए नुकसानकार है तो फिर उसको रोक सकते हो, अदरवाइज सोसाइटी के नॉट हिंडर, कैन नॉट स्टॉप, कैन नॉट कंटेन, कैन नॉट सेंसर जो है इंडिविजुअल के ऊपर। और फिर उसकी बड़ी अच्छी जस्टिफिकेशंस वो देता है, वो कहता है कि इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़रूरी है क्योंकि जो सच है वो हमेशा रिलेटिव होता है, किसी का सच किसी का झूठ। दूसरा वो कहता है कि सच के लिए ज़रूरी है कि सच खुद को साबित करे, तो इसलिए जितने सच पे कांस्टेंट अटैक होते रहेंगे उतना ही बेहतर है, वो सच को ज़्यादा जो है वो प्रिजर्व कर लेगा। और इसी तरीके से वो कहता है कि सच जो है वो तो छुपता ही नहीं है ना, सच तो सच ही रहेगा। तो जब सच सच ही रहेगा तो अगर एक बंदा बोल भी रहा है, अगर वो सोसाइटी आम लोगों को रह रहा है, ग्रुप को लग रहा है कि वो झूठ है या आगे पीछे चीज़ें हैं, तो उसको छोड़ दो, वो झूठ है तो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा। और वो कहता है कि कभी भी ऐसा होता है कि मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी एक सच को छुपा लेती है क्योंकि वो उसके इंटरेस्ट के खिलाफ आ रहा होता है। तो ही टॉक्ड अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, जस्टिफाइड दैट हाउ फ्रीडम ऑफ स्पीच इज इम्पोर्टेंट। एंड बेंथम टॉक्ड अबाउट द यूटिलिटेरियनिज्म के मैक्सिमम नंबर ऑफ द मैक्सिमम हैप्पीनेस इज इम्पॉर्टेंट। वही गवर्नमेंट्स अच्छी हैं जो यूटिलिटी पे चलती हैं, जिससे आजकल हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात नज़र आती है, जिससे आजकल हमें वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है वो हमें इन फिलासफर की आइडियाज से ही नज़र आता है। और फिर जो है फ्रेडरिक हेगल आता है, ही गेव द फेमस कंसेप्ट ऑफ जो है आइडियल डायलेक्टिसिज्म का। ही बिलीव दैट आइडियाज आर इम्पॉर्टेंट एंड ही टॉक्ड अबाउट द डायलेक्टिसिज्म, दैट हिस्ट्री मूव्स थ्रू डायलेक्टिसिज्म, यानी कि देयर इज अ थीसिस एंड एंटीथीसिस, और इन दोनों में सेंसेस होता है, देन देयर इज अ न्यू आइडिया, और उस न्यू आइडिया से फिर एक एंटीथीसिस बनता है। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस है जो जा रहा है। एक दुनिया है, दुनिया एक इख्तिदाम की तरफ मूव कर रही है, और वो इख्तिदाम जो है वो आइडियाज़ के बेस के ऊपर चल रहा है। बट इससे इम्पोर्टेंट जो है हमें वो कार्ल मार्क्स नजर आते हैं। और कार्ल मार्क्स की जब हम बात करते हैं तो मार्क्स टॉक अबाउट, मार्क्स का जो क्वेश्चन था वो ये था कि इसका ये था कि हम प्रेजेंट सोसाइटी को तब्दील कैसे कर सकते हैं। और प्रेजेंट सोसाइटी वाज डोमिनेटेड बाय कैपिटलिज्म and he has specific enmity with the capitalism. Why? Because he believed that capitalism creates, or capitalism is a mean of exploitation, capitalism is a mean of unevenness, capitalism is a mean of inequality. इस वजह से इस सिस्टम को साइड पे होना चाहिए, नया सिस्टम आना चाहिए। तो वो कहता है कि नए सिस्टम के लिए ज़रूरी है कि वी हैव टू गो टू हिस्ट्री। हिस्ट्री को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमें प्रेजेंट समझ नहीं आएगा, और हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और फ्यूचर क्या है? फ्यूचर उसके नज़दीक जो है वो कम्युनिज्म है जिसको हमने लाना है। तो इस मामले के ऊपर वो कहता है अगर हम फ्यूचर में जाएं तो वी कैन सी अ पैटर्न इन द हिस्ट्री, इन दैट पैटर्न ही कॉल्स मटीरियल डायलेक्टिसिज्म, कि मटीरियल बेसिस के ऊपर हमेशा दो फोर्सेस आपस में लड़ी हैं, थीसिस एंटीथीसिस के दरमियान फोर्सेस आपस में लड़ी, और उन फोर्सेस की वजह से जो स्टेट है वो वजूद में आई है।
उसके नज़दीक तो स्टेट का वजूद में आना एक कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव है कम्प्लीटली। कैपिटलिस्ट ने अपनी मर्जी के लिए स्टेट जो है वो बनाई थी, जो उन्हीं के इंटरेस्ट को सर्व करती है। अगर वो पास्ट की बात करें कि हिस्ट्री हमें क्या दिखाती है, वो कहते हैं हिस्ट्री हमें ये दिखाती है कि हिस्ट्री में भी दो किस्म की फोर्सेस रही हैं। एक जो है हैव्स और हैव नॉट के कॉन्सेप्ट को ये लेके चलता है। वो कहता है कि दो क्लासेस रही हैं। तो क्लासेस कैसे बनी हैं, वो कहता है कि क्लासेस बनने के लिए हमें हिस्ट्री को देखना पड़ेगा कि ह्यूमन के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी थी। उसके लिए शेल्टर, फूड और क्लॉथ ज़रूरी था, और इन्हीं मटेरियल ज़रूरियात थी, तो इस वजह से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ज़रूरी थे। तो जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि मटेरियल कंडीशंस ऐसी, वेल्थ, उसके ज़रिए जिनके पास था वो चीज़ें आई, और वो मीन्स ऑफ जो है मोड ऑफ प्रोडक्शन बना, और मोड ऑफ प्रोडक्शन से ही डिसाइड हुआ सोशल रिलेशनशिप, यानी कि गरीब और अमीर वहीं पे जो है बने आके। जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे वो अमीर बन गए, जिनके पास नहीं थे वो गरीब बन गए या हैव नॉट बन गए। यहाँ से क्लासेस वजूद में, और क्लासेस हमें हमेशा हिस्ट्री में नज़र आते हैं। जैसा कि एक पुरानी सोसाइटी होती थी, जैसे क्लासिकल कम्युनिज्म का नाम दिया जाता है, वो क्लासलेस थी, कोई था ही नहीं उसमें ऐसी चीज़ें। फिर आस्ते आस्ते इंसान ने जब ये क्रिएट करना चीज़ें की शुरू की, तो फिर हमें ओल्ड दौर में हमें नज़र आता है कि एक स्लेव सोसाइटी होती थी, जिसमें स्लेव होता था, हैव नॉट, और वो मास्टर होता था, जैसे बुर्जुआजी नाम देता है, प्लोरिडियन नाम देता है, जो हैव नॉट था। और इन्हीं के दरमियान क्या रहता है जाके आगे जाके फिर जो सोसाइटी है वो फ्यूडल सोसाइटी आई, और जिसमें जो फ्यूडल लॉर्ड था वो हैव्स था, और उसमें जो है पीजेंट जो थे वो वर्कर थे। और आज जो सोसाइटी नज़र आ रही है वो कैपिटलिज्म है हमारे यहाँ, जिसमें जो हैव्स है वो कैपिटलिस्ट है, वो बुर्जुआजी है, और जो हैव्स नॉट है यानी पुअर है वो वर्कर है, प्रोलेटेरिएट जो हमें नज़र आता है। तो इन दोनों की आज का सिस्टम चल रहा है। वो कहता है कि कैपिटलिज्म के अंदर वो टेंडेंसीज हैं जिससे कैपिटलिज्म खुद को खुद ही तबाह करेगा, कि चूँकि कैपिटलिज्म के अंदर कुछ इनेट, जिसे क्या कह सकते हैं आप, कुछ इनेट कंट्राडिक्शंस हैं। और वो कंट्राडिक्शंस क्या हैं कि कैपिटलिज्म इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लॉयटेशन, इससे क्लास स्ट्रगल जन्म लेगी, इससे एलिनेशन होगी, और जो है ये एक्सप्लॉयटेशन करेगा, इसमें सरप्लस वैल्यू का रोल होगा, और फिर जो है एक बिजनेस साइकिल्स डेवलप होंगे, डिफरेंट क्राइसिस आएंगे, जहाँ से जो कैपिटलिज्म है, जो अवाम है, उसमें एक फॉल्स कॉन्शियसनेस है वो उठेगी, और उठ के जो है वो इन कैपिटलिस्ट को भगा देगी, और वहाँ पे एक नई सोसाइटी का क़याम लाया जाएगा। और उसके नज़दीक सोसाइटी दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक सब स्ट्रक्चर है जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं, सुपर स्ट्रक्चर है जिसमें आइडियोलॉजिकल सुपर स्ट्रक्चर है जिसमें स्टेट्स, लॉ, सारी चीज़ें। वो कहता है कि जैसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे वैसे ही जो है जो अपर स्टेट है उसका स्ट्रक्चर वैसे ही बनेगा, यानी कि स्टेट की लॉज, उसकी सारी पॉलिसीज कौन बनाता है, दीज आर बीइंग मेड बाय द कैपिटलिस्ट अकॉर्डिंग टू हिम। वो उसकी बात करता है। तो वो कहता है कि एक स्टेज ऐसा आएगा जहाँ पे लोग जो हैं वो कम्युनिज्म लेके आ जाएंगे, और कम्युनिज्म में देयर विल बी अ क्लासलेस सोसाइटी, देयर विल बी अ स्टेटलेस सोसाइटी, देयर विल बी नो पॉलिटिकल एक्टिविटी, देयर विल बी नो इकोनॉमिक कंट्राडिक्शंस, और वही सोसाइटी ही परफेक्ट सोसाइटी होगी पूरी दुनिया के अंदर जो आगे चल के। तो ही प्रिडिक्ट्स बेसिकली इन दिस वे। मार्क्स की बात की जाए तो मार्क्स की आइडियोलॉजी या उसकी फिलॉसफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट हमें नज़र ये आता है कि मार्क्स की को क्रिटिकली देखा जाए तो वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज substantive or theoretical Marxism, and the second part is theoretical or procedural Marxism. When we look at into substantive or theoretical Marxism, then Marx seems brilliant in political science. Why? Because Marx provided a new approach to study politics, which is called materialism, materialistic method. And he provided a new epistemology indeed, that how through material conditions, how we can explain the things. He believed that every political move or activity is motivated by the material factors. तो it makes sense whenever you study anything. जैसा कि हमास और इसराइल की वॉर है, जैसा कि अमेरिका और चाइना की वॉर है, जैसा कि
डोमेस्टिकली पॉलिटिकल लीडर्स को आप देख लें तो उनकी आइडियोलॉजी हमेशा जो है वो उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके पीछे इकोनॉमी का रोल होता है हमेशा। इकोनॉमी मोटिवेट करती है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए। That is a very plus point. It's still being used, and when we use Marxist epistemology or approach, then it really makes sense to explain the international system or the domestic society. And when we come into procedural Marxism, then it seems a little bit utopic because it is too difficult कि एक कम्युनिस्ट स्टेट वजूद में आए और उसमें क्लासलेस हो, वो स्टेटलेस सोसाइटी हो, वो वजूद में आए और उसके बाद पूरा सिचुएशन ऐसे चले, तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट नज़र आता है हमें प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर। एंड देन मार्क्सिज्म जो है वो जहाँ पे उसको फॉलो करने की कोशिश की, देन इट वाज कन्वर्टेड इनटू अथॉरिटेरियनिज्म। बाद में जितनी भी अथॉरिटेरियन स्टेट्स बनी जाके फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट नहीं है उसके अंदर, ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट बहुत ही कम हमें नज़र आता है। ऑन दी अदर हैंड मार्क्सिज्म एक सेंस भी बनाता है बिकॉज आज भी करोड़ों लोग मार्क्सिज्म को फॉलो करते हैं। उसकी एक साइकोलॉजिकल अपील है लोगों के लिए जिस तरीके से वो चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। तो मार्क्स इज स्टिल रेलेवेंट, मार्क्स विल बी रेलेवेंट। तो उसको थ्योरेटिकली तो वो बिल्कुल ही है, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो उस पर तनकीद बहुत ही ज़्यादा हो सकती है जो सोसाइटी में इंटरनेशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमेन के अंदर की भी जाती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट कार्ल मार्क्स जिसको हमने देखा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वेस्टर्न फिलोसफर्स जिनको आपने फोकस करना है, और इन्हीं के फोकस के बेस के ऊपर ही आपकी जो पूरी पॉलिटिकल फिलॉसफी है, जो पॉलिटिकल साइंस है, वो चलती है। कि अगर आपको पता हो इन क्वेश्चंस क्या हैं पॉलिटिकल साइंस के, और उन्हीं क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश की गई है जिसके ऊपर हमने देखा, और तो चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से ही चलती हैं। तो इंशाल्लाह वी विल लुक एट द फर्दर सिलेबस जो है इसे हम रिवीजन करेंगे। सो सी यू इंशाल्लाह।